गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रश्न। How many states and UTs are connected with one nation one राशन कार्ड स्कीम as on 2 सितंबर 2020? यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत में जो 2 सितंबर 2020 तक कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया है? दोस्तों टोटल जोड़ दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को। और इसकी घोषणा की भारत के प्रेजेंट टाइम के सेंट्रल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं रामविलास पासवान। उन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा कर रही है। अब देखिए लेटेस्ट टाइम पर कौन कौन से केंद्रशासित प्रदेशों को इसमें जोड़ा गया। दोस्तों जोड़ा गया लद्दाख और लक्षद्वीप को दोस्तों अभी लेटेस्ट टाइम पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार का दोस्तों लक्ष्य है कि 2021 तक जो अभी बचे हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसके अंतर्गत में जोड़ने के लिए उनको 2021 तक जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों ये भी लक्ष्य रखा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत में दोस्तों जो भी राशन दिया जाएगा वो पोस्ट मशीनों के अनुसार दिया जाएगा। और इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और आके वो पंजाब में अपना राशन चाहता है दोस्तों बिहार के अपने राशन कार्ड पर, तो इसके अंतर्गत में दोस्तों वो राशन ले सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो भारत सरकार है उसको जो उसकी पोस्ट मशीन यानी जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन दोस्तों उसको भी अपग्रेड करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों जो भी इसका डेटा बेस होता है जो राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसको भी ठीक करना होगा। और इसके अंतर्गत में अगर किसी व्यक्ति को राशन लेना है तो उसको अपना दोस्तों आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है उसके अनुसार ये अपना राशन ले सकता है दोस्तों। ठीक है, और अपने देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से राज्य पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोस्तों जो भी 26 राज्यों के प्रदेश कौन से हैं। अब देखिए इनके नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश तथा उसके बाद में आता है उत्तराखंड का नंबर। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो लद्दाख है उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जो लद्दाख है उसके प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, और ये पहले दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उसकी राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी दोस्तों लेह में और कारगिल दोस्तों इसकी 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है कवरावती। दोस्तों सीधे सीधे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो लक्षद्वीप है उसके प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा और जो आईपीएस दोस्तों अधिकारी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अब भी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। आपने डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य दोस्तों बता दीजिएगा हमें। ओके, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। विच कंट्री हैज इंस्टॉल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल नियर कैलाश मानसरोवर? यानी कि किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? दोस्तों मिसाइल इंस्टॉल किया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन ने दोस्तों। अब देखिए मिसाइल इंस्टॉल कर क्यों रहा है चीन? दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, और सीमा विवाद को चलते हुए दोस्तों अगर चीन देख रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो उसके पास अगर उसकी सीमा पर मिसाइल रहेंगी तो जल्दी जल्दी भारत को जवाब दे पाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ने भी इसका अच्छा जवाब देते हुए अपनी सेनाएं बढ़ा दी हैं, और इसी के साथ साथ दोस्तों उसने भी अपने मिसाइल जल्दी जल्दी इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो कैलाश मानसरोवर का एरिया आता है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मुख्य तौर पर? दोस्तों वो एरिया है कैलाश पर्वत का और मानसरोवर झील का दोस्तों एरिया आता है कैलाश मानसरोवर के एरिया में दोस्तों। अब देखिए जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है DF-21 दोस्तों। अब देखिए इसकी मारक क्षमता कितनी है? दोस्तों इसकी मारक क्षमता है 2200 किलोमीटर की दूरी तक दोस्तों ये अपना जो भी इसका लक्ष्य हो गया उसको भेज सकती है। ओके, कितने तक? 2200 किलोमीटर तक। ओके, अब देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट चीन के बारे में। जो चीन है दोस्तों इसकी राजधानी है बीजिंग, प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग, राष्ट्रपति जी जिनपिंग और मुद्रा है युवान। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, Which is first Indian dairy company to enter into Robobank annual listing of top 20 global dairy for the year 2020? यानी कि वर्ष 2020 के लिए शीर्ष 20 ग्लोबल डेयरी की रोबोबैंक की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? दोस्तों पहली भारतीय डेयरी कंपनी है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमूल। अब देखिए जो अमूल है ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंतर्गत में काम करने वाली कंपनी है। अब देखिए इसने सालाना तौर पर कितना कारोबार किया? दोस्तों कारोबार किया इसने 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, और इसको अगर भारतीय रुपए में हम बदलते हैं तो ये हो जाता है 40,240 करोड़ रुपए कारोबार करने के साथ साथ वर्ल्ड की 216 नंबर की ये डेयरी बन गई है जिसका नाम है अमूल। अब देखिए नंबर 1 डेयरी कौन सी है? दोस्तों नंबर 1 डेयरी है स्विट्जरलैंड की जिसका नाम है नेस्ले, और इसने एक साल में 22.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों कारोबार किया। और नंबर 2 कंपनी है फ्रांस की जिसका नाम है लैक्टालिसिस, और इसने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों कारोबार किया, और इसके साथ साथ ये नंबर 2 डेयरी बन गई है पूरे वर्ल्ड की। दोस्तों अब देखिए जो भारत है ये वर्ल्ड में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश, यानी कि दोस्तों सबसे अधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है अपने प्यारे भारत में। और दोस्तों कितना होता है? तो जितना भी दोस्तों वर्ल्ड में होता है उसका 22% दूध उत्पादन होता है केवल भारत में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं जो अमूल है दोस्तों इसके प्रबंधन निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम पर? दोस्तों इसके प्रबंधन निदेशक हैं RS सोडी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय दोस्तों इसका मुख्यालय है गुजरात के गांधीनगर में, और दोस्तों इसका टैगलाइन है भारत का स्वाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लान टू होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021 एट विच इंडियन सिटी? यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2021 में किस भारतीय शहर में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? दोस्तों योजना बनाई है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में दोस्तों पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन करने की योजना बनाई है। किसने? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। अब देखिए दोस्तों ये पहली बार हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों। अब देखिए इसको अगर लॉन्च किया जाएगा दोस्तों तो इसके पीछे का उद्देश्य भी होगा। जैसे में आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो देखने के पीछे का दोस्तों आपको का कुछ उद्देश्य होगा, तो वैसे ही इसका उद्देश्य है जो हमें साइकिल चलाने की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना, और दोस्तों साइकिल चलाने से जो हमारा शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है, और दोस्तों इसी के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए दोस्तों इसका मेजबानी की जाएगी। कब? तो 2021 में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई 1 सितंबर 2020 को इसकी घोषणा की गई दोस्तों। अब देखिए जब इसकी मेजबानी की जाएगी दोस्तों तब इसमें ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि एक शहर में 25,000 से अधिक दोस्तों इसमें लोग भाग लें इस प्रतियोगिता में। अब देखिए इसमें प्रसिद्ध तौर पर दोस्तों कौन कौन भाग लेंगे? प्रसिद्ध तौर पर दोस्तों इसमें एथलीट हो गए, जो साइकिल चलाएंगे दोस्तों, जो उत्साही लोग हो गए वो हो गए दोस्तों। ठीक है, और बड़े बड़े जो हस्तियां होंगे वो भी दोस्तों इसमें शामिल होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा? तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम 5 नंबर के लिए, और उससे पहले हम जानेंगे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जिसके अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह बिंडसा, महासचिव हैं मनिंदर पाल सिंह, और मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। Who has become the first woman director general of Bureau of Civil Aviation Security? यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है उषा पांडे, और दोस्तों ये उड़ीसा कैडर की 1996 बैच की एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं दोस्तों क्या बनने वाली? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की महानिदेशक बनने वाली दोस्तों। अब देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया दोस्तों? उनका आप नाम जानते होंगे, उनका नाम दोस्तों राकेश अस्थाना का दोस्तों इन्होंने स्थान लिया। अब देखिए राकेश अस्थाना को दोस्तों पिछले महीने की 17 तारीख को उनको BSF का दोस्तों महानिदेशक बना दिया गया था दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने आपको उसके बारे में भी बताया था। अब देखिए जो उषा पांडे है दोस्तों इनका कार्यकाल कब तक चलने वाला है? तो इनका कार्यकाल 16 जुलाई 2022 तक दोस्तों रहने वाला है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर के दोस्तों। और उससे पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ साथ बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा।
हु हैज़ गोट 1 ईयर एक्सटेंशन एज CMD ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल किसका बढ़ा दिया गया है? दोस्तों 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि LC गोयल का। अब देखिए हैं कौन, तो ये केरल कैडर के 1989 बैच के दोस्तों एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं दोस्तों। अब देखिए जब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया तो कब से कब तक के लिए बढ़ाया गया दोस्तों? अब देखिए बढ़ाया गया है 1 सितंबर 2020 से लेकर के 1 सितंबर 2021 तक के दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब देखिए इससे पहले दोस्तों ये 2015 में गृह सचिव के रूप में दोस्तों ये अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। के पद्माकर हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीच पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कि के पद्माकर को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया दोस्तों? अतिरिक्त प्रभार दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया के पद्माकर को। अब देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया दोस्तों? इन्होंने स्थान लिया D राजकुमार का। जो D राजकुमार थे BPCL के दोस्तों पूर्व में CMD हुआ करते थे। अब देखिए दोस्तों इनके 60 साल एज हो गए तब दोस्तों ये अपने पद से रिटायर हो गए। कब? तो 31 अगस्त 2020 को दोस्तों ये रिटायर हो गए अपने पद से दोस्तों। अब देखिए जो के पद्माकर हैं दोस्तों, ये जो BPCL का बोर्ड है जो प्रेजेंट पर काम कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा एज के निदेशक हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो राजकुमार दोस्तों जो रिटायर हो गए D राजकुमार, वो 2016 से दोस्तों CMD थे BPCL के। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो CEO वर्ल्ड नाम की मैगजीन है उसने दोस्तों दुनिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली CEO में दोस्तों इनका नाम भी घोषित किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो BPCL है इसकी दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय है मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में। अब देखिए दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों रिफाइनरी तेल कंपनी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। Who authored the book named The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game, यानी कि The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humanity नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? इस पुस्तक को लिखा है ऑप्शन नंबर से, यानी कि रामचंद्र गुहा ने इस किताब को लिखा है। अब देखिए किसके बारे में दोस्तों इस किताब में लिखा गया है? जैसे आप जानते हैं दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल और खेल ऐसा जो धर्म की तरफ पूजा जाता है दोस्तों, उस खेल का नाम है क्रिकेट। और उसके बारे में इस किताब में दोस्तों पूरे डिटेल में लिखा गया। कैसे दोस्तों इसमें भारत में चर्चा होती है, कैसे सारे सारे लोग इसमें इसको फॉलो करते हैं और कैसे कैसे जो हमारे बड़े सितारे हैं बॉलीवुड हॉलीवुड से दोस्तों जुड़े हुए कैसे इसमें देखे जाते हैं दोस्तों। और जिसमें जो भी क्रिकेटर होता है उसको कितना बड़ा नाम हो जाता है और उसके साथ साथ जो हमारे नेता हो दोस्तों वो किससे इसमें भाग लेते हैं, कैसे इसमें रुचि रखते हैं, उन सब के बारे में पूरी डिटेल से दोस्तों इस किताब में लिखा गया। इसने रामचंद्र गुहा ने दोस्तों। अब देखिए इस किताब को अगले साल नवंबर दोस्तों माफ कीजिएगा इसी साल नवंबर 2020 में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखिए कौन कौन से पब्लिकेशन है दोस्तों? 2 पब्लिकेशन संयुक्त रूप से इसको लॉन्च करेंगे जिसका नाम है हॉपर कलिंग्स इंडिया और विलियम कलिंग्स दोस्तों। ये दोनों इसको लॉन्च करने का काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो रामचंद्र दोस्तों गुहा हैं ये दोस्तों पीछे जो BCCI है जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोस्तों, उसके प्रशासक के तौर पर भी दोस्तों ये काम कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। अब देखिए आपको जानना होगा कि क्रिकेट के ऊपर कौन कौन सी और किताबें लिखी गई हैं दोस्तों। आप दोस्तों ध्यान सुनिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसका नाम है द कोना, द पिकाडोर बुक ऑफ क्रिकेट, स्पिन और दोस्तों पूर्व में क्रिकेट दोस्तों। ये सारी किताबें क्रिकेट के ऊपर लिखी गई हैं। ओके, और अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम देखते हैं। Who was appointed as the first chairman and CEO of the railway board, यानी कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर से, यानी कि विनोद कुमार यादव। अब देखिए जो विनोद कुमार यादव दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर रेलवे के तो अध्यक्ष हैं ही और पहले अध्यक्ष है और इसी के साथ साथ दोस्तों ये CEO भी बन गए हैं रेलवे बोर्ड के
पहले। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले हैं इसलिए बहुत ज़्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा दृष्टिकोण से, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा दोस्तों कुछ सदस्यों की और नियुक्ति की गई। अब देखिए इनका नाम दोस्तों, इनका नाम है प्रदीप कुमार, और जो प्रदीप कुमार है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोस्तों नियुक्ति की गई। अब देखिए दूसरा नाम है पीसी शर्मा, इनको टैक्सन एंड रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में दोस्तों नियुक्ति की है। और अगला नाम दोस्तों पीएस मिश्रा, और इनको ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में नियुक्ति की गई दोस्तों। और लास्ट है जिनका नाम है मंजुला रंगराजन, और इनको फाइनेंस के क्षेत्र में दोस्तों नियुक्ति की गई, यानी कि दोस्तों इनको मेंबर बनाया गया है रेलवे बोर्ड का दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके बारे में दोस्तों अगला प्रश्न 10 नंबर के बारे में, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी होने वाला है। What is the position of India in the Global Innovation Index 2020, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों। भारत का नंबर आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48। अब देखिए दोस्तों 48 आता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 50 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के देशों में दोस्तों भारत का नाम शुमार हुआ है। अब देखिए पिछले साल यानी कि 2019 में भारत की रैंकिंग क्या हुआ करती थी, तो भारत की रैंकिंग हुआ करती थी 52, यानी कि भारत को अब की बार 4 अंकों का फायदा पहुंचा है दोस्तों। अब देखिए इस रैंकिंग में देश विश्व के 131 देशों को शामिल किया गया। अब देखिए दोस्तों इसमें नंबर 1 देश कौन सा दोस्तों, नंबर 1 देश है स्विट्जरलैंड, 2 नंबर पे आता है स्वीडन का, 3 नंबर पर है अमेरिका, 4 पर ब्रिटेन, और 5 पर आता है दोस्तों नीदरलैंड का नंबर किसमें, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत में। अब देखिए दोस्तों अब हम वैसे प्रश्न देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में पूछा था दोस्तों। जैसे आप देखेंगे जैसे पूछा था, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया दोस्तों। विपक्ष का नेता नामित किया गया जिसका नाम है प्रीतम सिंह। अब देखिए दोस्तों ये भारतीय मूल के पहले होने के साथ साथ ही दोस्तों ये सिंगापुर है उसके भी विपक्ष के रूप में दोस्तों पहली बार ऐसा कोई नेता दोस्तों ये शामिल हुआ है। इससे पहले दोस्तों कोई सा भी दोस्तों विपक्ष में नेता नहीं हुआ करता था। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, इस प्रश्न का सही जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, निखिल मधेशिया, भोला शंकर, सर्वेश काजी, श्रीमानता बाग और अमन कुमार। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, और इस प्रश्न के बारे में दोस्तों जितना भी आपको पता होगा साथ साथ दोस्तों लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देते हैं तो आपको सही से याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए हो, चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रोज हम ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगती है ये भी अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के दोस्तों स्टूडेंट तक पहुँचाने के शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, और इसी तरह दोस्तों तैयारी करते रहिए और सरकार से दोस्तों लड़ते रहिएगा। ओके, और अपना और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।